नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने स्पायरोग्राम देखा था। उसके बाद रेस्पायरोमीटर के बारे में भी चर्चा की और कंप्यूटर स्पायरोमीटर के बारे में भी देखा। ये देखने के बाद हमें पता चला कि ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। दैट इज़ सिंपल स्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर और कंप्यूटर स्पायरोमीटर। उसकी मदद से हमें पूरी तरह से लंग वॉल्यूम्स काउंट नहीं कर पाते हैं या लंग कैपेसिटीज़ को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज़ को काउंट करने के लिए हम नाइट्रोजन वॉशआउट टेक्निक, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक और बॉडी प्लेथिस्मोग्राम की मदद लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, residual volume and the functional residual capacity cannot be measured by spirometer and can be determined by three methods। ये जो अब हम देखने वाले हैं रेसिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, उन्हें स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं किया जाता है। इसीलिए हम जो नेक्स्ट जो तीन मेथड्स है उनकी मदद से रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को मेजर करने वाले हैं। तो वो मेथड्स कौन सी होती है उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले होती है हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। सबसे पहले जो मेथड होती है वो होती है हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। दूसरी जो टेक्निक है या जो दूसरी जो मेथड है वो है नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड, और थर्ड जो है वो है प्लेथिस्मोग्राफी। तो पहली कौन सी है? हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक, सेकंड इज नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड एंड थर्ड वन इज प्लेथिस्मोग्राफी। तो उसे एक एक करके अब हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक को। तो दोस्तों, ये हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म की जाती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। इट इज़ द प्रोसीजर टू मेजर द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये जो हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक है वो किस लिए यूज़ की जाती है? टू मेजर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग। रेस्पायरोमीटर इज़ फिल्ड विद एयर कंटेनिंग अ नोन क्वांटिटी ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे दोस्तों हम रेस्पायरोमीटर की ही मदद लेने वाले हैं, लेकिन उसमें हम हीलियम का यूज़ करने वाले हैं। तो उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। रेस्पायरोमीटर इज़ फिल्ड विद एयर कंटेनिंग अ नोन क्वांटिटी ऑफ हीलियम। तो रेस्पायरोमीटर में एयर को भरा जाता है और एयर में एक पर्टिकुलर अमाउंट का हीलियम भी रहता है। तो जो इनिशियली द सब्जेक्ट ब्रीथ्स नॉर्मली। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जिस व्यक्ति की हमें हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक के द्वारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को काउंट करना है, उस व्यक्ति को पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। ठीक है। देन आफ्टर द एंड ऑफ एक्सपिरेशन सब्जेक्ट ब्रीथ्स फ्रॉम रेस्पायरोमीटर। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरुआत को करने को बोला, और जैसे ही उसका एक्सपिरेशन खत्म होता है, मतलब उसने सांस जैसे ही बाहर छोड़ी, उस व्यक्ति को हम रेस्पायरोमीटर की मदद से ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। देन आफ्टर द एंड ऑफ एक्सपिरेशन सब्जेक्ट ब्रीथ्स फ्रॉम रेस्पायरोमीटर। ठीक है। तो सब्जेक्ट को रेस्पायरोमीटर की मदद से ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। हीलियम फ्रॉम रेस्पायरोमीटर एंटर्स द लंग एंड स्टार्ट मिक्सिंग विद एयर इन द लंग्स। उसके बाद जो हीलियम हमने कहाँ पे रखा है? तो हीलियम को हमने रेस्पायरोमीटर में रखा है। तो जैसे ही वो व्यक्ति इंस्पिरेशन करेगा, तो जो रेस्पायरोमीटर में हीलियम रखा हुआ है वो हीलियम उस व्यक्ति के लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जो एयर होती है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग concentration of helium in the respirometer becomes equal to the concentration of helium in the lungs of the subject। मतलब कुछ मिनटों के बाद ही रेस्पायरोमीटर में जो हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल्स टू हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लंग्स ऑफ हीलियम ऑफ दैट पर्सन। मतलब उस व्यक्ति के लंग में और रेस्पायरोमीटर में हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम ऑफ हीलियम। ये जो अवस्था है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द हीलियम। आफ्टर इक्विलिब्रियम ऑफ हीलियम बिटवीन रेस्पायरोमीटर एंड लंग्स, concentration of helium in respirometer is determine the functional residual capacity in this subject, that is 2500 ml। दोस्तों, जैसे ही इक्विलिब्रियम की स्टेट हैपन हो गई, मतलब रेस्पायरोमीटर और लंग में हीलियम का परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, उस जितना मतलब रेस्पायरोमीटर में हीलियम प्रेजेंट है
उसके हिसाब से ही हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। एंड वो कितनी आती है, 2500 ml, मतलब 2500 ml इतना रेसिडुअल कैपेसिटी हमें मिलती है। तो दोस्तों ये जो देखा हमने कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को हीलियम की मदद से कैसे मेजर किया जाता है, उसे अब हम इस डायग्राम में समझेंगे। दोस्तों हमने क्या देखा कि रेस्पिरोमीटर जो होता है उसे हीलियम के द्वारा फिल किया जाता है या उसमें हीलियम भर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का हमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी काउंट करनी है उसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन उस व्यक्ति को हम रेस्पिरोमीटर की मदद से रेस्पिरेशन करने को बोलते हैं। और रेस्पिरोमीटर की मदद से जब वो रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरोमीटर में जो हीलियम प्रेजेंट है वो हीलियम उस व्यक्ति के लंग्स में चला जाता है और लंग की जो एयर है उसके साथ वो मिक्स अप हो जाता है। कुछ ही मिनटों में रेस्पिरोमीटर में जो हीलियम है और जो लंग में हीलियम है वो इक्वल हो जाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ हीलियम। मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम ऑफ हीलियम, हीलियम का इक्विलिब्रियम होने के बाद रेस्पिरोमीटर और लंग्स में हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है। रेस्पिरोमीटर में हीलियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से हम उस व्यक्ति की फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है उसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे 5 लीटर बताया गया है। बिफोर इक्विलिब्रियम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हीलियम इन रेस्पिरोमीटर इज 15%, और आफ्टर इक्विलिब्रियम जैसे उस व्यक्ति के लंग्स में भी हीलियम चला जाएगा, हीलियम का परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। और जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीलियम रेस्पिरोमीटर में प्रेजेंट रहता है उसकी मदद से ही हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को काउंट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 2500 ml। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को किस तरह से काउंट किया जाता है उसके बारे में देखा। आफ्टर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी अब हम प्रोसीजर टू मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम देखेंगे। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम किस तरह से काउंट किया जाता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। टू मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम द सब्जेक्ट शुड स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम द रेस्पिरोमीटर आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। यहाँ पे भी जिस व्यक्ति का हमें रेसिडुअल वॉल्यूम काउंट करना है उसको हम रेस्पिरोमीटर की मदद से ही वो काउंट करते हैं। जैसे ही व्यक्ति फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेगा रेस्पिरेटर मीटर की मदद से उस व्यक्ति को हम ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। और फॉलो द सेम प्रोसीजर एज ऑफ द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हमने जिस तरह से देखा कि किस तरह से वो व्यक्ति रेस्पिरेशन करता है, फिर उसके लंग्स में हीलियम चला जाता है और फिर हीलियम का इक्विलिब्रियम हो जाता है, और जो वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन रेस्पिरोमीटर में प्रेजेंट रहता है उसके हिसाब से हम उस व्यक्ति में कितनी रेसिडुअल वॉल्यूम बाकी है उसे हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसे कहते हैं नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। तो ये नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड से अभी हम किस तरह से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को काउंट करते हैं उसको देखेंगे। नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़ 80%। दोस्तों हमें पता है कि नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ 80%। सो इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द लंग्स इज मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग कैन बी कैलकुलेटेड। तो दोस्तों अगर हम लंग्स के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अगर निकाल लेंगे तो हम कितना परसेंटेज या कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सिंपल फंडे पे ही हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसे अब हम देखेंगे किस तरह से ये किया जाता है। प्रोसीजर टू मेजर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ब्रीथ नॉर्मली। यहाँ पे भी सब्जेक्ट को नॉर्मल ब्रीदिंग को कहा जाता है। एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन द सब्जेक्ट इंस्पायर प्योर ऑक्सीजन थ्रू अ वाल्व एंड एक्सपायर्स इनटू अ डॉगलस बैग। जिस व्यक्ति का हमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी काउंट करनी है उस व्यक्ति को पहले तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। जैसे ही उसका एक्सपिरेशन ख़त्म होता है उस व्यक्ति को हम प्योर ऑक्सीजन को लेने को बोलते हैं। ठीक है, या प्योर ऑक्सीजन को इंस्पायर करने को बोलते हैं। एंड जो एक्सपिरेशन होने वाला है उसे हम डॉगलस बैग में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन द सब्जेक्ट इंस्पायर प्योर ऑक्सीजन थ्रू अ वाल्व एंड एक्सपायर इनटू द डॉगलस बैग। ठीक है, उस व्यक्ति को हम प्योर ऑक्सीजन को इंस्पायर करने को बोलते हैं और जो एक्सपिरेशन करेगा उसको हम डॉगलस बैग में
काउंट करेंगे। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर 6 to 7 मिनट्स until the nitrogen in the lungs is displaced by oxygen। ये प्रोसीजर हम 6 से 7 मिनट तक फॉलो करते हैं। कब तक फॉलो करते हैं? जब तक कि लंग में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो पूरी तरह से डिस्प्लेस या रिप्लेस ना हो जाए ऑक्सीजन से। मतलब हम उसे प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं उस व्यक्ति को, ये हम 6 से 7 मिनट तक देंगे जब तक उस व्यक्ति के लंग्स में पूरी तरह से नाइट्रोजन निकल के डॉगलस बैग में चला न जाए और लंग्स में ओनली प्योर ऑक्सीजन रह जाए। मतलब ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कम्स टू द डॉगलस बैग और उसके बाद ये जो नाइट्रोजन डॉगलस बैग में आया है उसके कैलकुलेशन से हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को काउंट कर सकते हैं एंड दैट इज़ 2500 ml। तो हमने क्या देखा यहाँ पे किस तरह से प्रोसीजर होती है। तो जिस व्यक्ति का हमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी काउंट करनी है उस व्यक्ति को हम पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। जैसे ही नॉर्मल ब्रीदिंग में नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद उस व्यक्ति को हम प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करने को बोलते हैं या इंस्पायर करने को बोलते हैं। और जो एक्सपायर वो करेगा सांस को उसको हम डॉगलस बैग में कलेक्ट करते हैं। ये प्रोसीजर हम 6 से 7 मिनट तक फॉलो करते हैं जिसकी मदद से लंग्स में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन से। उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम उस व्यक्ति की हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को काउंट कर सकते हैं और आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स 2500 ml। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेथड होती है उसे हम कहते हैं प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी की मदद से हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्लेथिस्मोग्राफी एक्चुअली क्या होती है। तो दोस्तों अगर समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि प्लेथिस्मोग्राफी एक टेक्निक होती है स्टडी की। वो क्या स्टडी करते हैं? तो शरीर में जहाँ जहाँ पे भी साइज़ और वॉल्यूम के बारे में देखना है या उनके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो प्लेथिस्मोग्राफी की मदद से की जाती है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं। तो उसे अब हम पढ़ेंगे। प्लेथिस्मोग्राफी इज़ द टेक्निक टू स्टडी द वेरिएशन इन द साइज और वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज लिम्ब। मतलब शरीर के किसी भी पार्ट में साइज या वॉल्यूम से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उस टेक्निक को हम प्लेथिस्मोग्राफी कहते हैं। और प्लेथिस्मोग्राफ इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और ये जो प्लेथिस्मोग्राफी करने वाले हैं हम उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसे हम प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं। होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लंग वॉल्यूम इंक्लूडिंग रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से हम लंग वॉल्यूम को काउंट कर सकते हैं और लंग वॉल्यूम में भी स्पेसिफिकली जो रेसिडुअल लंग वॉल्यूम है उसे हम काउंट करते हैं। ये जो प्लेथिस्मोग्राफ होता है दोस्तों वो एक लॉ फॉलो करता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। प्लेथिस्मोग्राफी इज बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ ऑफ गैस। दोस्तों तो ये प्लेथिस्मोग्राफी जो है वो एक लॉ फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ ऑफ गैस। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है या एक्चुअली ये लॉ क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर में जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्रेशर ऑफ द गैस से। मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लॉ बॉयल्स लॉ ऑफ गैस है। तो उसे अब हम समझेंगे। दोस्तों अब हम प्लेथिस्मोग्राफी की जो प्रोसीजर होती है वो किस तरह से होती है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक समझना होगा कि प्लेथिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक एयर टाइट चेम्बर होता है। उसके अंदर व्यक्ति को बिठाया जाता है और व्यक्ति को बिठाने के बाद जिस व्यक्ति का हमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या रेसिडुअल वॉल्यूम काउंट करना है उस व्यक्ति को नॉर्मल ब्रीदिंग करने को कहा जाता है और वो विद द हेल्प ऑफ माउथ पीस किया जाता है। और ये जो माउथ पीस रहता है वो कनेक्ट होता है ट्रांसड्यूसर से, उसे हम निमेटोकोग्राफ कहते हैं। और वो व्यक्ति जैसे जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग करता है तो जो वॉल्यूम चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन वो काउंट प्लेथिस्मोग्राफ की वजह से डिटेक्ट किए जाते हैं। और जैसे जैसे वो व्यक्ति नॉर्मल ब्रीदिंग करता है कुछ मिनट तक, उसके बाद उस व्यक्ति को फोर्सफुली या रैपिडली ब्रीदिंग करने को
कहा जाता है। तो उसे हम अब पढ़ेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट सिट्स इन एन एयरटाइट चेम्बर of the whole body plethysmograph and breathes normally through a mouthpiece connected to a flow transducer called nematocograph। जिस व्यक्ति का हमें रेसिडुअल वॉल्यूम या रेसिडुअल कैपेसिटी काउंट करनी है, उस व्यक्ति को हम एक एयर टाइट चेम्बर में बिठाते हैं और उस व्यक्ति को नॉर्मल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ पीस। और ये जो माउथ पीस होता है जिसे कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमेटोकोग्राफ। इट डिटेक्ट्स द वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये न्यूमेटोकोग्राफ क्या डिटेक्ट करता है, तो ये वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन करते समय जो वॉल्यूम चेंजेस होते हैं उसे वो डिटेक्ट करता है। आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद उस व्यक्ति को हम रैपिड या फोर्सफुल ब्रीदिंग करने को बोलते हैं। आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर फ्यू मिनट्स द सब्जेक्ट ब्रीथ्स रैपिडली विथ मैक्सिमम फोर्स। कुछ मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद जो व्यक्ति है वो रैपिडली और फोर्सफुली या मैक्सिमम ब्रीदिंग करता है। मैक्सिमम एक्सपिरेशन द लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस वेरी मच। जब वह व्यक्ति मैक्सिमम एक्सपिरेशन करेगा उस वक्त उसका लंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा प्रमाण में डिक्रीज हो जाता है। बट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द चेम्बर इंक्रीजेस। उस वक्त क्या होगा, जो गैस का वॉल्यूम है एयर का वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ जाता है विद डिक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है लेकिन गैस का प्रमाण बढ़ रहा है चेम्बर में। बाय मेजरिंग द वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंजेस इनसाइड द चेम्बर, वॉल्यूम ऑफ द लंग इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम एंड प्रेशर में जो चेंजेस आ रहे हैं चेम्बर्स के अंदर, जो एयर टाइट चेम्बर है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उससे हम वॉल्यूम ऑफ द लंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया है P1 इंटू V इज इक्वल टू P2, वेयर P1 एंड P2 इज इक्वल टू प्रेशर चेंजेस एंड V इज़ द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूला है, उसे याद रखा तो भी चलेगा, नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन तो इस तरह से हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को काउंट कर सकते हैं प्लेथिस्मोग्राफ इस फॉर्मूले की मदद से। इसे हमने समझा। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम रुकेंगे।